हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के। हम आपके लिए एक और सीरीज़ फॉर्म में लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एक डिस्कशन कर दिया जाए, पीटी का और मेंस का। अगर हम ये क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करते हैं प्रॉपरली, अगर हम ये क्वेश्चंस को प्रॉपरली डिस्कस करते हैं तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को देखने की कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और उसका सेंस क्या है। तो दोस्तों 1990 और यूपीएससी के पैटर्न को अगर आप लोगों ने प्रॉपरली समझ लिया, आई कैन गारंटी उसके बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यूपीएससी के पैटर्न को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये पैटर्न जिसको समझ में आ गया वो कभी भी मार नहीं खाने वाला है। एक बात समझ लीजिए, एग्ज़ाम पास करने के लिए यूपीएससी के पैटर्न को समझना ज़रूरी है। भले ही और कुछ समझ में आए या ना आए, पैटर्न समझ लेना दोस्तों, कभी समस्या नहीं आएगी। एक क्वेश्चन भले ही ये 1997 का है लेकिन अपने आप में परफेक्ट है। मैंने आपको ये कहा कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर भी जो हार्ड क्वेश्चंस हैं, एक तो मीडियम क्वेश्चंस हैं वो और दूसरे हार्ड क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली समझिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तो हमारे को पता लगे कि हाँ आप लोग हमारे इस एफर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है और जब तक आपको क्वेश्चन की सेंस समझ में नहीं आएगी आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो दोस्तों देखो, यहाँ एक 1997 का क्वेश्चन है कि रिजर्वेशन ऑफ 33% ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि संसद में और राज्यों की विधानसभाओं के अंदर वो जो 33% का रिजर्वेशन होता है डज नॉट रिक्वायर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक पॉइंट ये आपको दे दिया कि इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये असर्शन है, ये मान लिया गया जो भी आपके सामने है। उसके पीछे का रीज़न यानी कारण बताया गया कि पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्टिंग इलेक्शंस कैन एलोकेट 33% ऑफ सीट्स दे कंटेस्ट टू वुमेन कैंडिडेट्स विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दोस्तों यहाँ दो चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों के बीच में शुरू से आखिरी तक कोई खास लेना देना नहीं है। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि 33% ऑफ सीट्स दी जा रही हैं वुमेन को पार्लियामेंट में, अगर देनी है तो संविधान में संशोधन की कोई ज़रूरत नहीं है। समझे? यानी आप एक स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम चेंज कर रहे हो, आप एक स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम चेंज कर रहे हो और सिस्टम के अंदर वो सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसके अंदर अगर आपने रिजर्वेशन देना है तो पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा, चाहे कैसा भी रिजर्वेशन क्यों ना हो। तो पहला रीज़न तो वहीं पर आकर गलत हो जाता है। और पहला पार्ट जो असर्शन है, रीज़न उससे मेल क्यों नहीं खाता, क्योंकि वो असलियत में उसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिजर्वेशन देना चाहते हो, तो वुमेन्स को सीट देना चाहते हो, तो आप रिजर्वेशन करने की क्या ज़रूरत है। आप सीधा एक काम करो, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बोलो कि वो जो भी इलेक्शंस लड़ें, जितनी भी वो सीटों पर लड़े, उसका 33% सीटों पर वुमेन कैंडिडेट यानी महिला जो प्रत्याशी हैं उनको टिकट दे दें। वहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर इस बहस के साथ आप ये भी देखिए कि एक तरफ आप बात कर रहे हैं 33% सीट्स इन लोकसभा, राज्यसभा यानी पार्लियामेंट कंटेस्टेंट्स के अंदर, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के अंदर। यार एक बात बताओ, मान लिया एक पार्टी है, उसको अपनी जो है 33% वुमेन सीट्स का कंपल्शन है, लेकिन उसे पता है कि हर सीट के ऊपर वो भाई उसे, और पॉलिटिकल पार्टी की खास बात ये होती है कि दोस्तों एक बात समझ लेना, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो इस चीज़ पर टिकट देती है कि विनेबिलिटी कितनी है, यानी वो कितना जीत सकता है कोई भी कैंडिडेट। उसमें वो वुमेन और मेन की ज़रूरत नहीं देखता या कंपल्शन नहीं देखता।
बात समझ में आ गई। वो मेन और वुमेन यानी महिला और पुरुष की कंपल्शन को नहीं देखेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक काम पॉलिटिकल पार्टी देखेगी कि जीतना किसको है। अगर आप पार्टियों के ऊपर कंपल्शन लगा देते हो इस 33% का और ये कह देते हैं कि पार्टी ही सब चीज़ें कर लेगी, तो नॉर्मली पार्टी खाना पूर्ति करने के लिए उन सीटों के ऊपर अपने वोमेन कैंडिडेट को उतारेगी जहां पर जीतने की संभावना ना के बराबर हो और खाना पूर्ति से हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे आम आदमी पार्टी है, यानी या फिर इंडियन नेशनल लोकदल है, या फिर समाजवादी पार्टी है, या बहुजन समाज पार्टी है, इन सारी पार्टियों का जो बेस है वो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह के अंदर नहीं है। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी का बेस यूपी में नहीं है, समाजवादी पार्टी का बेस हरियाणा में नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का बेस महाराष्ट्र में नहीं है, और इसी तरीके से INLD का बेस जो है वो दिल्ली में नहीं है। तो अब मान लिया उन्होंने अगर सीट्स के अंदर 33% का क्राइटेरिया दिखाना है, तो नॉर्मली ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो अपने हर उस कैंडिडेट को सीट प्रोवाइड कर देगी जहां से उसकी वुमेन कैंडिडेट को वहां से सीट फुलफिल करवा के क्राइटेरिया फुलफिल कर देगी जहां से उसके जीतने के चांसेस ना के बराबर हैं, या फिर वो सीट वो पहले ही हारी बैठी है। ऐसे में वो अपनी जो जीतने वाली सीट्स है उनका भी नंबर बनाए रखेगी और खाना पूर्ति भी कर देगी। लेकिन क्या वो वुमेन कैंडिडेट्स, क्या वो महिला सदस्य जीत के आगे जा पाएंगे? तो आंसर है नहीं, वो महिला सदस्य जीत कर आगे नहीं जा पाएंगी। और यही रीज़न है कि दूसरा अपनी जगह पर ठीक है कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है और वो 33% सीट्स को एलोकेट कर सकती हैं। समझे? यानी ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर 33% वुमेन्स को पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको 33% वुमेन्स को अगर आप पहुंचाना चाहते हैं तो आपको 33% को अगर आप पहुंचाना चाहते हैं तो आपको रिजर्वेशन करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में असर्शन तो रॉन्ग है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बात समझ में आ गई? असर्शन रॉन्ग है तो रीजन का तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठता, इसलिए आंसर इज डी। आंसर इज डी के ए गलत है और आर सही है। ए इज रॉन्ग, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपका आंसर डी हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से हम अपनी एक लिस्ट बना रहे हैं क्वेश्चंस की। अगर आपको हमारा एक क्वेश्चन ठीक लगा, समझ में आया और आप हमारे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, XYZ जो भी होता है प्लीज़ प्रमोट करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े इस लॉकडाउन के पीरियड में। धन्यवाद।